हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जीपीपीसीएल TG2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और हर सेशन पिछले भी देखते हुए आए हैं और पीछे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस टाइप के और किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर उसमें एक और नई कड़ी जोड़ेंगे और वो कड़ी आपको अगर पसंद आती है तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों में। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। कम से कम जितने क्वेश्चन के पेपर है, मतलब 150 है तो 8 शिफ्ट में हुई, तब 15 8 120, कम से कम 1200 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन नहीं भी है, सिलेबस के बाहर का है, कम से कम 1000 क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होने ही चाहिए। ठीक है, पिटारे में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हो तो वो 1000 क्वेश्चन का पिटारा खुले और उसमें से जो भी आए फट से हो जाए वो। सही है ना। और ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं 30 से 40% उसी पिटारे में से क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है। सही है, तो मेहनत से और दिमाग से पढ़ते रहो। सही है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाले सूत्र कौन से हैं। तो हमको पता है कि सर NS इज इक्वल टू होता क्या है 120 F/P होता है। अगर F को पहले छोड़ोगे क्योंकि F के रिस्पेक्ट में सारे दिए हुए हैं तो NS इंटू P हो जाएगा, बटे 120 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P इंटू N/120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में क्या होती है, एक EMF बनता है और वह किसके समानुपाती होता है, वह किसके समानुपाती होता है। पहला सेकेंडरी लोड के, दूसरा नंबर ऑफ टर्म ऑफ प्राइमरी, तीसरा फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर एरिया, या चौथा पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ देखो क्या है, ध्यान से देखना। सॉरी, EMF होता है ना, तो E बराबर हम क्या लिखते हैं 4.44 इंटू 5M मैक्सिमम फ्लक्स होता है, F इंटू N, यही लिखते हैं। देखो याद रखना, लिखते यही हैं। ठीक है, मगर देखो अब देखो 5M फंस रहा है, N फंस रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्न फंस रहे हैं और फ्रिक्वेंसी फंस रही है। ये नंबर ऑफ टर्न कौन से हैं, अगर सेकेंडरी में निकाल लो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे। ठीक है, इसको याद रखना। तो जब तुम सेकेंडरी का EMF निकाल ले तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न ऑप्शन बी है वो प्राइमरी टर्न नहीं होगा, सेकेंडरी टर्न होने चाहिए थे। ठीक है, दूसरी ये फ्रिक्वेंसी कभी भी डिसाइडेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सर जो फ्रिक्वेंसी प्राइमरी में होती है वही फ्रिक्वेंसी सेकेंडरी में होती है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्वेंसी जो प्राइमरी में सेकेंडरी तो समानुपाती हो जाएगा। सही है, अब एक क्या बचा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर एरिया, यानी क्रूड का फ्लक्स डेंसिटी कितना होता है उस पर निर्भर करने लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखते हैं। ये क्या है, आइडेंटिफाई द फिल्टर नेम ऑफ गिवन सर्किट। एक प्रतिरोध बना दिया है जो कि इनपुट के साथ सीरीज में है, फिर एक कैपेसिटर एक इंडक्टर बना दिया जो आउटपुट के साथ कैसे है, पैरेलल में। तो जब रेसिस्टर इनपुट के साथ सीरीज में और जब इंडक्टर आउटपुट के साथ पैरेलल में होता है तो ये हमेशा क्या बनाता है, हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर मतलब एक फिल्टर लगा है कि निम्न फ्रिक्वेंसी वाले जितने भी चीज़ें होंगी उसको क्या कर देगा, अवरोध कर देगा, नहीं रोक देगा, और जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें होंगी, जो भी सिग्नल होंगे उसको क्या कर देगा, वो पास कर देगा। सही है, इसलिए हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर ये सब होते हैं। सही है ना, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन, इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति यानी 3 फेज का क्या मापन करना है, द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जा सकता। यानी हमको क्या मापना है, 3 फेज है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके वाट मापने हैं, यानी शक्ति मापनी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर दुई वाले का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कौन होते हैं, देखो 3 कला 4 तार संतुलित भार है। देखो संतुलित है तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित रहेगा तो तुम एक से भी कर सकते हो। ठीक है, मगर दुई वाले से नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, 3 कला डेल्टा स्टार संतुलित भार नहीं करोगे, 3 कला 3 बार असंतुलित तार नहीं, मगर जब 3 कला 4 बार आएगी तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, 2 वाले का नहीं कर सकते। देखो जब 3 कला वाली हो जाती है ना, 3 कला 3 बार, तो इसमें 2 फेज लगती है। क्योंकि जब हम कल देखे थे क्वेश्चन, तो हम लोग कल एक क्वेश्चन देखे थे, ऐसे बना हुआ था ना, इसमें ऐसे बना हुआ था, एक इसमें लगा हुआ था, एक इसमें लगा हुआ था, तो बैलेंस नहीं थे, तब भी हम लोग क्या करते थे, 2 वाट मीटर का प्रयोग कर रहे थे।
ठीक है, मगर वो 3 फेज 3 वायर नहीं थे, ठीक है, वो 3 फेज 4 वायर रहेंगे तभी हो पाएगा। यानी यहाँ से एक न्यूट्रल निकला रहेगा, एक यहाँ पे बना रहेगा, ये न्यूट्रल निकला रहेगा तभी हो पाएगा। यानी 3 कला 4 तार के अगर असंतुलित रहेगी तभी क्या कर सकते हो, उसमें हम 2 वाट मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकतर क्वेश्चन देखो ये पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ 2 वाट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हो। तो सर 2 वाट मीटर का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब लोड अनबैलेंस हो चाहे बैलेंस हो, ठीक है, तब वो प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, ये पूछता है। सिंगल वाट मीटर का प्रयोग कब करते हो, जब 3 फेज का लोड बैलेंस हो तब करते हो। और 3 वाट मीटर का प्रयोग कब करते हो, जब सभी क्या हो, अनबैलेंस हो तब। बैलेंस में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें दिक्कत क्या होता है, तुम अपने हिसाब से तुम खर्च कर रहे हो बस, और कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लीड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाएगा कि और उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। तो कैसे जोड़ा जा सकता है, देखो 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, ठीक है, लीड एसिड सेल की बैटरी समीकृत है, तुम क्या करोगे। तो पहले तो 12 वोल्ट बनाए थे, मान लेते हैं कि 2 वोल्ट मिलता है पर सेल में, ठीक है, मिलता है 2.2 है, मान लेते हैं 2 वोल्ट ही मिलता है। तो क्या करेंगे, 2.2 वोल्ट को हम क्या करेंगे, सारे को सीरीज़ में कर देंगे। तो 2.2 गुणे 6 करेंगे तो 6 दिन में लगभग 13 समथिंग मिलेगा, मगर वो क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी की लीड हो जाएगी। अधिकतर 2.2 होता है, मगर 2 ही मान के वो किया, इसलिए 6 वोल्ट को बैटरी को, सॉरी 6 बैटरी को श्रेणी में लगाना पड़ेगा। सही है, इसको याद रखना। हाँ चलो, विच मोटर अमंग द ऑप्शन गिवन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इनमें से कौन सा ऐसा मोटर है जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। देखो इम्पॉर्टेंट, सिंगल फेज थ्रेडेड पोल नहीं सर जी, सबसे घटिया होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। परमानेंट डीसी मोटर नहीं सर जी, परमानेंट डीसी मोटर का क्या होता है पता है, पावर फैक्टर तरीके से कहें तो उच्च होता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगातार लगा रह जाता है, मगर स्टार्टिंग टॉर्क उच्च नहीं होता है। स्टार्टिंग उच्च किसका होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है, यानी स्टार्ट करके उसको हटा दिए उस समय उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, उस वाले मोटर का सिंगल फेज में। स्क्वायर किस्त तो वैसे ही बेकार रहता है, ठीक है, स्क्वायर किस्त तो वैसे ही बदनाम है, पावर फैक्टर सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। हाँ ये जो रिपल्सन मोटर है, ठीक है, ये इस रिपल्सन मोटर को इंडक्शन टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, रिपल्सन मोटर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टाइप भी बोलते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो क्या होती है, थोड़ी बहुत उच्च होती है। देखो इतनी भी उच्च नहीं होती है कि स्लिप रिंग को पा जाए, डीसी सीरीज को पा जाए, मगर इन चारों की तुलना में इसमें अधिक होती है, ठीक है। या फिर यूनिवर्सल मोटर दिया होता है तो यूनिवर्सल मोटर को मार देते हैं, वो भी होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क कुछ। सही है, चलो अगला देखो, विद्युत कर्षण के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त की जाती है। फिर वही बात आगे देखो, अभी जस्ट इसके पीछे विवरण दिए थे, आ गया कि तुमको विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, यानी ये जो तुम्हारी बिजली से चलने वाली ट्रेनें उन्हें हैं, उसमें तुम किस मोटर का प्रयोग करोगे। तो सर उसी मोटर का प्रयोग करेंगे जिसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होगा। और स्टार्टिंग टॉर्क उच्च किसका होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड नहीं जी, डिफरेंशियल कंपाउंड भूल के भी मत लगाना, शंट कांस्टेंट रहता है। ये जो श्रेणी होती है डीसी सीरीज मोटर, जिसको सिंगल फेज में यूनिवर्सल बना देते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, क्यों, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। सही है, इसको याद रखना। चलो आगे देखते हैं, ये क्या है, किस बीमारी का नाम है, परिणामित्र में यूज़ होता है, तुमको समझ में आ गया होगा। कनेक्टिंग है, टिप है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, सिलिका जेल भरा हुआ है। तो सिलिका जेल कहाँ भरते हो बाबू, तो तुम बता दोगे दांत दिखा के कि सर ब्रीदरी है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ ब्रीदरी है, ठीक है। चलो अब ऐसा क्वेश्चन गलत तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ कॉर्कस्क्रू के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से कैसे दर्शाई जाती है, ठीक है। चलो दाएं हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम, यानी जब तुम दाएं हाथ में क्या पकड़ो, एक पेज पकड़ो, ठीक है, जब उसको तुम कसने लगते हो, ठीक है, जब तुम उसको कसने लगोगे तो कसोगे तो क्या होगा, पेज अंदर जाएगा, हाँ सर जी, वो लकड़ी के अंदर जाएगा या किसी के अंदर, दीवार के अंदर जाएगा। तो जो अंदर जाता है वो किसकी दिशा दिखाता है, सर वो धारा की दिशा दिखाता है। और जिस दिशा में हम स्क्रू घुमा रहे होते हैं, यानी ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, जो ये दिशा हम घुमा रहे होते हैं वो क्या होती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है,
ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पेंच की घूर्णन की दिशा ही हमारी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसको याद रखना। सही है। तो होती कैसी है सर, क्लॉकवाइज होती है। चलो आगे देखते हैं। यदि एक सिरोपरी संचार लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर, अच्छा यही बोला, 50 से 150 किलोमीटर है और लाइन गुणवत्ता समानता उच्च अर्थात 20 के बीच 100 kV है, तो ये किस में आएगा। अच्छा हमको पता है कि सर एक्चुअली हम वैसे तो पढ़े हैं क्या कि सर लगभग 80 किलोमीटर के अगर नीचे होती है तो वो क्या होती है, हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है। और 80 से लेके लगभग 150 या 180 तक जो होती है वो क्या होती है, मध्यम संचार लाइन होती है। ठीक है, सही है ना। ये 150 नहीं जी, ये 80 है। ठीक है, ये क्या है, 80 है ना, सही है। फिर जब 80 से कहाँ तक जाते हैं, 150 तक या फिर 180 तक जाते हैं तो हमारी वो कहलाने लगती है। तो यहाँ पे देखो उसके हिसाब से देखिए सही आंसर बैठ रहा है हमारा क्या, मध्यम संचारण लाइन में आती है। ठीक है, क्योंकि लगभग वही रेंज हमको कवर करने को मिल जाता है। अब 180 के ऊपर जाओ या 150 के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मिलने लगेगा। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सर महू रिले का प्रयोग, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस रिले का प्रयोग और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस रिले का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अगला देखो। ऐसा सवाल तो तुम लोग उड़ा दोगे, किसी से पूछोगे भी नहीं। चलो, समानांतर में जुड़े 50 प्रतिरोधक में जुड़े 50 ओम, 100 ओम और 150 ओम के कुल प्रतिरोध का कितना होगा। ठीक है, अच्छा देखो ये सॉल्व करने के लिए नहीं दिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जानने के लिए दिया गया था। क्या कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि सर हमको पता है कि समानांतर में कोई भी प्रतिरोध जोड़ते हैं तो जो सबसे निम्न वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम हमारा तुल्यांक प्रतिरोध आता है। तो देख लो तभी सबसे निम्न कौन सा है, 50 है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 50 से भी नीचे नहीं, तो बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ये सॉल्व करने के लिए तो नहीं दिया था। अब हम ये नहीं करने लगेंगे कि 1/50 1/100 1/150। ठीक है, समझ में आया। तो यही तरीका है, सही है। चलो आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट गिवन बिलो यानी निम्न में नीचे दिए गए क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को, कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, अब वो 4 कथन क्या है और किसके लिए, ड्राइव टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, यानी सूखे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है, सही है ना। चलो, क्या नॉन हाइग्रोस्कोपिक, लो पार्शियल डिस्चार्ज, बेटर ओवरलोड या सूटेबल फॉर आउटडोर ट्रांसफार्मर। देखो शुष्क प्रकार की क्या है ट्रांसफार्मर, यानी उसमें क्या है, तेल ओल नहीं भरा गया है, तो कैसा होगा वो, ओवरलोड कैपेसिटी अच्छी होगी। नहीं सर जी, ओवरलोड कैपेसिटी तो ऑयल वाली की अच्छी होती है ना, हाँ जी अच्छी होती है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रता सोखने वाली होनी चाहिए। नहीं सर, आर्द्रता सोखने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है ना। अगला देखो, लो पार्शियल डिस्चार्ज, यानी जो डिस्चार्ज है वो बहुत कम होना चाहिए। नहीं सर जी, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जब भी चार्जिंग करंट बढ़ता है तो उससे हमारी ट्रांसमिशन अच्छी होती है। याद रखना, ट्रांसमिशन करने के लिए चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि चार्जिंग करंट वोल्टेज से क्या होती है, तो ट्रिक मारते होगे 90 डिग्री से ऊपर, वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, मगर ये क्या है, इसको चाहो तो आउटडोर पे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ना इसमें तेल की कोई दिक्कत है कि नमी सोखे नहीं सोखे। ठीक है, ये तो सूखा वाला है ना, नमी सोख भी लेगा तो क्या होगा, ऑयल में तो ये है नहीं कि वो कंडक्टर कुछ अलग चालक बन जाएगा, इसलिए सही है। चलो अगला देखो, चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, हमको पता है कि जो परिभाषित किया जाता है वो क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस होता है, प्रतिष्ठव्य होता है, यही होता है ना। और रिलक्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, mmf/5, यही होता है ना। इसलिए कहते हो कि रिलक्टेंस यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर, यही कहते हो ना। तो mmf की इकाई क्या हो जाती है, तो जी एम्पियर टर्न, फाई की इकाई वेबर। तो एक्चुअली घुमा के ये पूछ दिया कि इन दोनों का अनुपात सही है, सॉरी। ठीक है, घुमा के तो ये पूछ दिया कि इन दोनों का अनुपात यही होता है, मगर चाहो तो ये भी मार सकते हो कि सर रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेगा या कभी कभी ये पूछ लेगा क्या होगा, mmf/5 होता है, यानी
चुंबकीय वाहक बल बटे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो अगला देखो, एसी की तुलना में डीसी के लाभ क्या हैं। यानी एसी की तुलना में डीसी का, एसी का लाभ भी होगा तो वो मत गिनाओ, डीसी का लाभ गिनाओ क्या होता है। उच्च आवृत्ति तुमको एसी में मिल सकता है, डीसी में तो आवृत्ति होती ही नहीं है। दूसरा, निम्न शक्ति गुणांक, नहीं जी, निम्न शक्ति गुणांक किस में हो सकता है, एक तरीके से है निम्न शक्ति गुणांक का मतलब जो फायदे वाली चीज़ है। तो डीसी में अधिकतर एक तरीके से बात करो तो यूनिटी पावर फैक्टर हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये किसका गुणांक है, इसका नहीं है, एसी में हो जाएगा। उच्च उत्पादन वोल्टेज, नहीं जी, उच्च उत्पादन वोल्टेज 400 kV या 750 kV एसी में पॉसिबल है, डीसी का नहीं। तो ये गुण है मगर एसी का है, मगर हमको वो गुण किसका बताना है, केवल डीसी का। अब देखो कोई लास्ट वाला, इसमें कोई कोरोना निकटता या स्किन प्रभाव कुछ नहीं होता है। सही बात है सर, इसमें ना कोई कोरोना लॉस होता है, ना कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, ना ही कोई स्किन इफेक्ट होता है। तो बेस्ट हो जाता है डीसी के लिए, ये हो जाता है। ठीक है, याद रखना। हानि में पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर, इसको उच्च वोल्टेज पे क्या कर सकते हैं, उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज बढ़ा घटा नहीं सकते। ठीक है, ये लिमिट होता है 60 किलोमीटर तक, ठीक है, या 66 kV तक, ये सब सारी चीज़ें इसके हानियाँ हमें हैं। सही है, चलो अगला देखो, BIS नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड की ज़मीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए, पता है सर जी, बहुत बार बताएं। अगर इधर याद रखना, अगर ये फर्श से 1.5 मीटर है, और कभी कभी उल्टा पूछ लेता कि छत से कितनी ऊंची होती, तो छत से भी लगभग 1.5 मीटर ही होती है। क्यों, क्योंकि हमारी सीलिंग कितनी होती है, अगर मानक माने तो 3 मीटर ही होती है, 3 सवा 3 मीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ऊपर से बोलो चाहे नीचे से, मगर अधिकतर फर्श से पूछता है तो 1.5 मीटर हो जाती है। सही है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 कला मोटर प्रवर्तक के नियंत्रण तार स्थापन, ऑफ, पुश बटन और अतिभार रिले। देखो जितनी भी हम तुमको एक चीज़ बता रहे हैं, जितनी भी तुम्हारी होती हैं कंट्रोलिंग स्विचेस होती हैं, लगभग सारी तुमको सीरीज़ में ही कनेक्ट करनी पड़ती है। क्यों सीरीज़ में कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि सर जी एक भी अगर कहीं से अगर मान लो ओवर वोल्टेज फॉल्ट हो जाए तो ओवर कॉइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ओवर कॉइल खुलने का मतलब पूरी सर्किट ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा मान लो पैरेलल में होता है नो वोल्ट कॉइल, वो ओपन हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, पैरेलल वाला एक खुल गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मार्ग से हम रास्ता प्रवाह कर देंगे, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता ना। इसलिए अधिकतर जितने भी कंट्रोलिंग होते हैं मैक्सिमम 100 में से 95% क्या होता है, सभी श्रेणी में लगे होते हैं। तब सिंपल सादा ट्रिक यही है। ठीक है, क्योंकि हमको कंट्रोल करना है। सही है ना, जैसे मान लो 2 प्रतिरोध लगा, एक प्रतिरोध हटा भी देंगे तो क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध से धारा बहने लगेगी। अगर वही प्रतिरोध अगर श्रेणी में हो तो अगर एक प्रतिरोध भी हट गया तो दूसरे में धारा जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो वो बचा रह जाएगा। तो ये सब कहानी होती है। सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी श्रेणी में लगी होनी चाहिए। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार पूछता है, अल्टरनेटर का ईएमएफ का समीकरण क्या होता है। वैसे पूरा नहीं लिखा है, पूरा नहीं लिखा, मगर जिस हिसाब से ये लिखा है इसमें तो यही सही है। नहीं तो एक्चुअली होता क्या है, 4.445 ऑफ KP KD T सारी होती हैं, यानी पिच फैक्टर, डिमांड, सॉरी पिच फैक्टर बोल रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर होता है। ठीक है, और ये पिच फैक्टर होता है, सारी चीज़ों को लेके किया जाता है। सही है, तब इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। मगर अभी ये दिया है फिलहाल, तो हमारा ये सही हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि 5 या 15 एम्पियर 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण, यानी एक्सेसरीज बोलते हैं। देखो जो मोबाइल तुम खरीद लिए, उसके बाद तुम चार्जर खरीदे, हेडफोन खरीदे, उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाए, ठीक है, नहीं हुआ तो ब्लूटूथ भी खरीद लिए। सही है, उसके लिए क्या खरीद लिए, कवर खरीद लिए। तो ये सब तुम्हारी एक्सेसरीज में आती हैं। मतलब ये नहीं लोगे तब भी तुम्हारा ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, चलेगा, मगर ये क्या करती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, तुम्हारी सहूलियत के लिए होती है। तो वही कहानी है कि जैसे सर्किट है तो स्विच नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं कि करंट नहीं फ्लो होगा, डायरेक्ट फ्लो होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि 5 या 15 एम्पीयर 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण एक्सेसरी की रेटिंग BIS 1988 के अनुसार वर्ष किस में लागू किया गया। तो ये तो रट्टा वाला है जी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। 1991, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। याद होगा तो हम भी मार देंगे, भूल जाएंगे तो हम भी नहीं मार पाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में अगर ना याद आए
तो जैसे इतिहास में करते हो छोड़ देते हो, एक किया करो। चलो, निम्न में से कौन सी ऐसी प्राइम मूवर है जिसकी हाई स्पीड प्राइम मूवर के नाम से भी जाना जाता है अल्टरनेटर के लिए? इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन तो एकदम धीमा होता है, इंटरनल कंबशन इंजन एक तरीके से करो तो जो डीजल वाली होती है वो, या फिर गैस टरबाइन। तो याद रखना जो गैस टरबाइन होती है बहुत ज़्यादा स्पीड देती है प्राइम मूवर के तौर पे, क्योंकि अल्टरनेटर शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है, तो उसको चलाने के लिए हमको प्राइमरी स्टार्टिंग टॉर्क देने की आवश्यकता होती है, जो कि हम प्राइम मूवर से देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गैस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। सही है ना। चलो, परिणामित कुंडलन के अंतपटलन का उद्देश्य क्या होता है? अंतपटलन यानी हम लोग एक तरीके से कहें परिणामित कुंडलन के अंतपटलन यानी इंटरनल लेमिनेशन क्यों करते हैं? ठीक है, तो यही करते हैं, लेमिनेशन कम लेमिनेशन, पटलन ना लेमिनेशन नहीं करना होता होगा, लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि जो लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, क्षरण प्रतिघात यानी जो लीकेज रिएक्टेंस है वो क्या हो जाए, कम कर ले। अच्छा, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो इससे क्या होगा, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी जो एक तरीके से जो आयरन लॉस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी सारे गुण इसमें कम हो जाते हैं अंतःपटलन यानी इंटरनल लेमिनेशन करने से किसी कोड का। ठीक है, वैसे अधिकतर ऑप्शन में यही मिलेगा एडी करंट। ठीक है, मगर नहीं है तो जो मेन कारण है कि लीकेज रिएक्टेंस यानी क्षरण प्रतिघात वो भी कम हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 250 वोल्ट के फेज वोल्टेज के 3 फेज बैलेंसर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा? किसमें क्या है जी, स्टार है, तुमको पता है स्टार में क्या होता है, VL बराबर √3 VPH। VPH का मान दिया हुआ है 240 गुणे 1.7 करना, तुमको आंसर प्राप्त होगा 415.7। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको याद रखना, डेल्टा की बात की है इसलिए ऐसा हुआ है। देखो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि आर्मेचर कोड को क्या कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है? तो सर लेमिनेटेड तो एक ही चीज़ के लिए करते हैं कि एडी करंट लॉस कम हो। घुमा क्वेश्चन ऐसे पूछता है बताओ लेमिनेशन किए तो कहीं, मगर सिलिकॉन का क्यों किए? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिलिकॉन का लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो बहुत लोग एडी करंट मार देते हैं, मगर वो ये पूछना चाह रहा है कि लेमिनेशन किए तो किए, चलो सही है, सिलिकॉन का ही क्यों किए? तो सर सिलिकॉन का इसलिए किए क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं। सही है, चलो अगला देखो। हाँ, फोटोवोल्टिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो याद रखो, फोटोवोल्टिक सेल को फोटो कंडक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है, या इसको PV सेल भी कहते हैं। इसको याद रखना इतनी चीज़। ठीक है, दूसरी ये होते क्या है सर जी, अर्धचालक होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं सर ये सिलिकॉन के ही बने होते हैं। ठीक है, SiO2 सबके पैराजोर चला के गैलियम आर्सेनाइड ये सब। सही है, जिसको याद रखना अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार का प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? ठीक है, मतलब तरीके से लाइटिंग करनी है तो किस प्रकार की करते हो? तो सर हम लोग करते हैं अर्ध प्रत्यक्ष यानी सेमी इनडायरेक्ट। ठीक है, सेमी जो डायरेक्ट होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। सेमी डायरेक्ट का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब तुम काम कर रहे होते हो तो जब तेज़ी से लाइट उस पर गिरती तुम्हारे मोटर पे या फिर जहाँ पे भी तुम काम करो कार्यालय में, तो चमकता है। ठीक है, और जिससे क्या हो सकती है, दुर्घटना के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेमी डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि पर्याप्त रोशनी भी रहे और ये नहीं कि एकदम चमक मारने लगे, कितना रोशनी रहे कि काम हो जाए और तुमको कोई खतरे का अंदेशा भी न रहे। सही है, चलो अगला। अंदेशा का मतलब खतरा न रहे, अभी अंदेशा का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि अंदेशा न रहे, अंदेशा होना चाहिए। ठीक है, चलो। फेज के उदासीन तार यानी न्यूट्रल वाल्व को शॉर्ट होने पर प्रभाव क्या होगा? कहीं पे भी शॉर्ट हो, देखो बाबू एक ही चीज़ होती है कि उच्च धारा प्रवाह होती है। ठीक है, और हाई करंट फ्लो होती है, और जिससे क्या हो सकता है, आग लगने के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का अंतिम रूप क्या होता है? सर आग लगना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो तो हाई करंट फ्लो होता है। सही है, चलो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं शाम को कंप्यूटर की क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।